हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए हमारे द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। तो दोस्तों, हम अपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से ये स्टडी कर चुके हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? हमारा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम समझ पाएंगे कि हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर एक फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में होगी। जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है? आप कहेंगे इस तरफ है। और इस तरफ होने का मतलब क्या है कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो इस तरफ होना चाहिए। और वहां कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। या फिर कोई एक नेगेटिव चार्ज वाला सोर्स इस तरफ हो तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो दोस्तों, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज लेकर आएंगे, अगर वो चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर एक प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, एक रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो इसी कारण हमारा जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। और अगर हमारा यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी के कारण हमारा जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। और दोस्तों, यहाँ जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू बराबर आती है क्यू ई वेक्टर के बराबर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, हमारा जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है। अब जरा समझते हैं हमारे पी वेक्टर के बारे में। तो देखिए, पी वेक्टर है ये हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये किसके बराबर होता है? क्यू टू ए के बराबर, यानी कि हमारे दोनों चार्ज के बीच की दूरी के बराबर, है ना। और हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होती है? तो हमने सीखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होने वाली है। तो दोस्तों, जब हम टॉर्क इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो टॉर्क है वो किसके बराबर है? पीई साइन थीटा के बराबर है। और यहाँ साइन थीटा क्या है? साइन थीटा हमारा बराबर है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है। अब दोस्तों, जरा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका जो रोटेशन है वो किस तरह से होगा। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लग रहा है। और हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उस पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा जो ये वाला जो फोर्स है ये इसको इधर वाली डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। और हमारा जो ये वाला फोर्स है वो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, इन दोनों फोर्स की वजह से हमारे यहाँ एक टॉर्क लगेगा। और इस टॉर्क के कारण हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये रोटेट करने लगेगा, है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये इसी डायरेक्शन में क्यों रोटेट कर रहा है? तो जरा मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, हमारा जो टॉर्क है वो किसके बराबर होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है। अब दोस्तों, इस टॉर्क की डायरेक्शन को और समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आर वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स की हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उससे दूरी कितनी है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस आर की डायरेक्शन कौन सी होगी? इस तरफ होगी। तो दोस्तों, जब हम आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करेंगे, यहाँ पर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करेंगे तो हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो राइट हैंड है उसका जो फिंगर है, अंगुलियां हैं, उसको आर वेक्टर पे रखना है। और उन अंगुलियों को हमें घुमाना है किसकी तरफ? एफ वेक्टर की तरफ। तो हमारा जो थंब है, थंब की डायरेक्शन हमें बताएगी टॉर्क की डायरेक्शन को, है ना। तो टॉर्क हमारा लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में। इसी प्रकार से यहाँ के लिए देखेंगे तो हमारा जो आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इधर वाली तरफ होगी। तो यहाँ भी जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है वो घूमेगा इस डायरेक्शन में और अपना जो माइनस क्यू चार्ज है वो घूमेगा इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों, इस टॉर्क के कारण यानी कि इस रोटेशन के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक नई पोजीशन में आ जाएगा। नई पोजीशन में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर इस डाइपोल को घुमाने के लिए हमारे द्वारा कुछ वर्कडन किया जा रहा है। वर्कडन किया जा रहा है। और ये वर्कडन किसके बराबर होगा? तो दोस्तों, हम कहते हैं कि जो वर्क है वो बराबर होता है फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस फॉर्म में हो रहा है, रोटेशन की फॉर्म में हो रहा है, यानी कि आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, है ना। तो देखिए अगर ये वाली जो दूरी है वो है अपनी ए, और यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अपना मान लेते हैं डी थीटा है, तो यहाँ पर जो डी एस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे डी एस है वो बराबर आएगा ए डी थीटा के बराबर आएगा ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, और ए हमने यहाँ किस तरह से फाइंड किया है, तो देखिए यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच की जो टोटल दूरी है वो अपनी है 2a, तो यहाँ इस रोटेशन एक्सिस से ये वाली जो दूरी है ये किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी, है ना। और अपना जो टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जो अप्लाइड फोर्स और जो यहाँ रोटेशन एक्सिस से दूरी, और रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है, अपनी ए है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि अपना जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे टॉर्क डी थीटा के बराबर है, यहाँ पर इसको डी एस की जगह डी थीटा कीजिएगा। और दोस्तों टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे पीई साइन थीटा के बराबर है, तो यहाँ से इस टॉर्क की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, तो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई साइन थीटा और साथ में आएगा अपना डी थीटा। दोस्तों यहाँ जो वर्क डन है वो इस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी थीटा की वजह से आ रहा है, तो इस कारण हम इसे डी डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। अब अगर दोस्तों हम इसे इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड, तो किसी लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन है उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब जरा बात करते हैं हमारा जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो देखिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें देखना है इसका एंगल क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर जब हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में यहाँ जो बनने वाला एंगल है वो मान लेते हैं कितना है, थीटा 1 है। और जब अब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है तो इसका जो नया जो एंगल जो बन रहा है, यानी कि यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ये कितना है, मान लेते हैं ये थीटा 2 है। तो अपना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप कहेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहा है। और हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 0 से डब्ल्यू तक होगा। तो यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ लेफ्ट साइड में तो अपना आ गया डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब अपना पीई है ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। अब इंटीग्रेट कीजिएगा साइन थीटा का, तो साइन थीटा का इंटीग्रेट करते हैं तो अपने पास आता है माइनस कोस थीटा, और लिमिट वेरी कर रही है थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ पर अपना जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, आप कहेंगे पीई की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। दोस्तों आपको एग्जाम में याद रहे इसके लिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, पीई, और यहाँ पर कोस थीटा यहाँ इनिशियल लिख लीजिएगा माइनस कोस थीटा फाइनल, यानी कि इनिशियल कंडीशन में कितना एंगल बना रहा है और यहाँ पर जो टॉर्क लगने के बाद उसका एंगल कितना है। ठीक है, तो इसके कुछ स्पेशल केसेस भी बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में 3 स्पेशल केस बन सकते हैं। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, और हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो फर्स्ट केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सेकेंड कंडीशन है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में है, और जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में है। तो जरा मुझे बताइए कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कितना एंगल बन रहा है, आप कहेंगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। सेकेंड कंडीशन के अंदर देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बन रहा है। एंड थर्ड कंडीशन की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में जो बनने वाला एंगल है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों इन तीनों कंडीशनों के अंदर हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारा जो इनिशियल एंगल है यानी थीटा इनिशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 90 डिग्री है, और अपना जो फाइनल एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। दोस्तों आप कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो रोटेट करते हुए जो फाइनल कंडीशन है वो कुछ इस तरह की होगी अपनी, यहाँ पर होगा अपना प्लस क्यू चार्ज और यहाँ होगा अपना माइनस क्यू चार्ज, यानी कि जो फाइनल कंडीशन में जो बनने वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। तो इनकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो बराबर आएगा पीई। अब देखिए कोस 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहेंगे 0 के बराबर होती है, माइनस अब कोस 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहेंगे 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, माइनस पीई के बराबर होगा, है ना। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, माइनस पीई के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, देखिए प्लस क्यू पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू पर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क है उसकी वैल्यू ही 0 होगी,
क्योंकि इस कंडीशन के लिए हमारा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और हमारा जो आर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर कंडीशन में होंगे। तो इसी कारण क्या होगा, हमारा जो टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी होगी ना, क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा जो नेट टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो वर्क है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है। तो दोस्तों थर्ड कंडीशन के लिए देखिए, हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आप कहेंगे फोर्स लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में, जबकि प्लस क्यू चार्ज है इस पे लगेगा फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो अपनी इस कंडीशन से हल्का सा भी किसी डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाता है, तो इसकी जो नई स्ट्रक्चर बनेगी यानी कि जो नई कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस तरफ आएगा और जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थायी साम्यावस्था की कंडीशन यही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है, आप कहेंगे 180 डिग्री आ रहा है। आ रहा है ना, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो पूरा पूरा 180 डिग्री पर ही तो रोटेट कर रहा है ना। इसे आप इस तरह से समझ सकते हो, यहाँ पर एक पेंसिल रखिएगा, पेंसिल का ये नुकीला हिस्सा इस तरफ है और ये दूसरा हिस्सा इस तरफ है, इसको 180 डिग्री पर आप घुमाएंगे तो आप कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाएंगे, है ना। तो इनिशियल कंडीशन में हमारा जो एंगल है वो कितना है, आप कहेंगे, और फाइनल कंडीशन में हमारा जो एंगल है वो कितना है, आप कहेंगे। तो जब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे PE इक्वल्स टू, अब कोस 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये -1 आगे आकर +1 बन जाएगा। तो अपना नेट जो वर्क डन है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2PE के बराबर आएगी। तो ये मैक्सिमम वर्क डन की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, जो लगने वाला जो वर्क है उसकी मैक्सिमम वैल्यू की। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी कोई स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर फिर से डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।